हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटे मेरे, हम लोग कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1। मैंने आपका समाप्त किया। टोटल 9 नंबर ऑफ लेक्चर्स लगे। काफी बड़ा यूनिट था, इसीलिए इतना टाइम लगा। लेकिन अब ज्यादा समय आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे नहीं लगने वाला। उतना नहीं लगेगा जितना यूनिट नंबर 1 पे लगा है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। और यूनिट नंबर 2 का नाम है मेरे प्यारो कंसीडरेशन। क्या नाम है? कंसीडरेशन। तो मैंने आपको जब यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था तो उस यूनिट नंबर 1 में मैंने कई सारी बार इस शब्द का यूज किया था। मैंने बोला था आपको कि जब भी आप किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाना आप लोगों को आता है। एक तो सेक्शन नंबर 10 है और कुछ सेक्शन नंबर 10 के अंदर एसेंशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट 10 पॉइंट बताए थे, 10 पॉइंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था क्या, जो मेरे नोट्स के अंदर है, कंसीडरेशन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपका कंसीडरेशन का होना जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके इंस्टीट्यूट का ये बहुत फेवरेट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 मार्क 5 मार्क 7 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन इस यूनिट से हमेशा इंस्टीट्यूट ने आपके एग्जाम में दिए हैं। छोटा सा यूनिट है। टोटल 4 अलग अलग टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक कंसिडरेशन का मीनिंग, कंसिडरेशन का रूल, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन, और एक नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन। मात्र 4 टॉपिक के अंदर आपका ये पूरा का पूरा यूनिट समाप्त होता है और आपके इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट यूनिट है जहां से एक बड़े मार्क का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। नया सिलेबस है, पक्का इंस्टीट्यूट यहां से एक क्वेश्चन जरूर देगा। टॉपिक नंबर 2 3 4 में से कोई भी एक टॉपिक आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो आप छोटा यूनिट समझ के मत पढ़ना, इसको इंपॉर्टेंट यूनिट समझ के पढ़ना, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे लॉजिक्स भी हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है जी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो है, मैंने बताया था अगर आपको कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसीडरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि दो पार्टी ए और बी आपस में कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो दोनों पार्टी को उस एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है। जैसे कि मान लो बी ने ए को गुड्स सप्लाई किया और गुड्स के बदले में ए बी को जो है वो पैसे दे रहा है, प्राइस दे रहा है। तो बी को कंसिडरेशन क्या रिसीव हो रहा है? प्राइस। और ए को कंसिडरेशन क्या रिसीव हो रहा है मेरे प्यारे? गुड्स। बात को समझ में आ रही है? तो दोनों एग्रीमेंट के अंदर जब भी एग्रीमेंट आप करेंगे तो जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि व्हेन यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, दैन जो एग्रीमेंट है वो कंसिडरेशन की सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। और कंसिडरेशन को कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। और इसका मैंने एक आपको लैटिन वर्ड भी बताया था। वो लैटिन वर्ड को आप लोग कहते हो क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हो बेटे? क्विड प्रो क्यो। ठीक है जी। तो ये तो कंसिडरेशन का मीनिंग है, सॉरी, शब्द का मतलब है। अब कंसिडरेशन का एक डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, विल डू, डज एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आप लोगों को जब तक अच्छे तरीके से मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। ये डेफिनेशन मैं आपको अपने नोट से एक्सप्लेन करता हूँ। यूजुअली वैसे ही करेंगे, नोट से भी पढ़ेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारो, यहां पर लिखा हुआ है कंसिडरेशन का मतलब, और कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। क्या लिखा है जी? समथिंग इन रिटर्न। और इसका एक लैटिन वर्ड भी है जिसको आप कहते हो क्या? क्विड प्रो क्यो। ठीक है जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात ये करता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। मतलब कंसिडरेशन हमेशा, ये पहला पॉइंट हमसे ये बात बोल रहा है,
कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? एक बात सुनो, मान लो दो पार्टी हैं, एक ए है और एक बी है। बेटे ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मेरे चैनल मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन वाले दीपक पाठक क्लासेस आप प्ले स्टोर पे डालेंगे, वहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा फ्री मटेरियल्स का। उस फ्री मटेरियल के अंदर आपको जाना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पूरा का पूरा फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ यही वाली पीडीएफ है। ठीक है जी? तो मैं ये कह रहा हूं कि दो पार्टी हैं ए और बी। तो ए बी को अपनी कार सेल करना चाहता है। ए बी को मेरे बच्चे क्या करना चाहता है? ए के पास कार है और ए बी को अपनी कार सेल करना चाहता है। तो आप एक बात बताओ कि कार की जो कीमत है, कार का जो प्राइस है, वो किसके मन के मुताबिक होना चाहिए? ए के मन के मुताबिक या बी के मन के मुताबिक? बेटे आपकी कार है, आप बेच रहे हो, तो कार का प्राइस भी तो आप ही डिसाइड करोगे ना। तो इसीलिए इस लाइन का मतलब कह रहा है कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। तो जो मिस्टर ए है, कंसीडरेशन उसके ही डिजायर पे होना चाहिए। क्लियर है? अब ना एक शब्द ये वाला है प्रोमीजर, ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है कि क्या सर कंसीडरेशन इसकी डिजायर पे होगा, इसकी डिजायर पे नहीं होगा। तो मेरे प्यारो ध्यान से सुनना, जब भी एग्रीमेंट बनता है दोनों ही पार्टी प्रोमीजर होते हैं और दोनों ही पार्टी प्रोमीजी होते हैं। वो कैसे? मैं दोबारा से बता रहा हूं। ए इसको बेचेगा कार और बी इसको देगा मान लो 5 लाख। तो आप लोग मुझे आंसर दोगे ये 5 लाख रुपए किसकी डिजायर पे होने चाहिए? ए की डिजायर पे। तो जब ए कंसीडरेशन रिसीव कर रहा है तो उस समय पर ए को आप बोलोगे प्रोमीजर और बी को बोलोगे क्या? प्रोमीजी। ऑल वेल समझ में आ गया? अब इसी एग्रीमेंट में दूसरा पहलू भी है। अब बी को भी कुछ रिसीव हो रहा है। जब बी को रिसीव करने की बात है तो बी को रिसीव क्या हो रहा है? कार। तो कार की क्वालिटी, कार का मतलब कार किसके मन के मुताबिक होनी चाहिए? तो वो कार बी के मन के मुताबिक होनी चाहिए। तो उस वक्त ये प्रोमीजर और ये प्रोमीजी, मतलब एक ही एग्रीमेंट के अंदर एक ही पार्टी प्रोमीजर भी होता है और एक ही पार्टी प्रोमीजी भी होती है। समझ में आ गई बात? जब कंसीडरेशन को रिसीव करने के समय की बात करें तो प्रोमीजर, जैसे मैंने आपको बोला कि फीस मेरी है 8,000 रुपीज। 8,000 में मैं पूरा का पूरा सीए इंटर का लॉ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटे? तो आपको कंसीडरेशन में स्टूडेंट को क्या मिलेगा? मेरे सीए इंटर की सर्विसेज। और मुझे कंसीडरेशन में क्या मिलेगा? 8,000 रुपए। तो जब मैं फीस रिसीव करने की बात करता हूं तो मेरी डिजायर पे फीस होनी चाहिए, तब मैं प्रोमीजर और पेयर ऑफ द फीस विल बी प्रोमीजी। और जब मैं पढ़ाने की बात करता हूं तो मेरी जो पढ़ाई है वो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उस समय आप प्रोमीजर और मैं प्रोमीजी। आगे क्लियर है बेटे? ये शब्द बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहली बात क्या कह रहा है? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर पे होना चाहिए। क्लियर है? अभी इसके बारे में और बात करेंगे रूल्स के अंदर। दूसरी बात ये इसी डेफिनेशन में कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। कंसीडरेशन दे सकता है खुद प्रोमीजी भी और प्रोमीजी के बिहाफ पर कोई और पर्सन भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एग्रीमेंट ए ने और बी ने बनाया, ए को कंसीडरेशन बी ने नहीं दिया, किसी थर्ड पार्टी ने कंसीडरेशन दे दिया बी के बिहाफ पर, वो एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। समझ में आई बात? सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप मेरे इंस्टीट्यूट में मुझसे बात करने आए कोचिंग की क्लासेस की, आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया,
मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, आपने कहा ठीक है सर हम पढ़ेंगे, डेट क्लास सब तय हो गई। लेकिन जब फीस देने की बारी आती है तो उस समय पर आपने फीस नहीं दी, आपके माता पिता आकर मुझे फीस दे के गए। यानी कि बात आपके माता पिता ने, बात आपने करी, पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, फीस आपके माता पिता दे रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी भी दे सकती है। कंसिडरेशन में व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, बेटे बहुत अच्छे से सुनना, अगर ये डेफिनेशन और रूल्स आपको अच्छे से आ गए, ये यूनिट बड़ा अच्छा यूनिट है। और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट तीसरा टॉपिक जो करेंगे वो भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब ये यूनिट बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से शांत दिमाग से इसको समझना है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर पे होना चाहिए। अगर मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ तो लॉ की फीस मेरे अकॉर्डिंग होगी, ना कि आपके अकॉर्डिंग। और अगर आप फीस दे रहे हो तो सर्विसेज आपके अकॉर्डिंग होगी, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात। द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, मतलब कंसिडरेशन पास्ट में दे दिया होगा, पास्ट में दे दिया होगा। डज, अभी कंसिडरेशन इमीडिएटली दे रहे हैं एग्रीमेंट बनाते वक्त। प्रॉमिस टू डू, अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना है, कंसिडरेशन फ्यूचर में देंगे, ऐसा भी तो होता है। अब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। मान लो बेटे मेरा एक कुत्ता था, वो खो गया था, कोई पर्सन उस कुत्ते को ढूंढ कर ले आया, उसने मुझे वो कुत्ता दे दिया। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा 10,000 रुपए का। तो जब मैं उसको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, तो मैं तो अभी इनाम दे रहा हूं उसको 10,000 रुपए का, लेकिन कौन सी एक्टिविटी के लिए दे रहा हूं, जो एक्टिविटी उसने पास्ट में मेरे लिए की थी। इसको कहते हैं हैज डन। डज मतलब इमीडिएटली, प्रॉमिस टू डू मतलब अभी कंसिडरेशन नहीं दे रहे, फ्यूचर में देंगे, अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना रहे। और आगे क्या लिखा है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये बात आपने मुझसे ऑफर के अंदर सीखी थी कि कुछ ना करने पर, कुछ ना करने का भी ऑफर देना, तो कुछ ना करने का कंसीडरेशन भी। ऑल वेल, यानी कि या तो बंदा कंसीडरेशन दे रहा है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने पर, कुछ ना करने पर। ऑल वेल, तो ये हमने ऑफर की डेफिनेशन में बहुत क्लियरली इसको मैंने आपको पढ़ाया था। एक एग्जांपल है, याद दिला देता हूं कि मान लो मेरी कार किसी स्कूटी वाले से टकरा गई, स्कूटी वाला पुलिस को कॉल कर रहा है, मैंने उसको बोला कि आप पुलिस को कॉल मत करो, मुझसे आप 10,000 रुपए ले लो। तो मैंने जो उसको ऑफर दिया वो कुछ ना करने के लिए दिया, मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ऑल वेल, तो यहां कंसिडरेशन कुछ ना करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन है। ऑल वेल, तो एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, कंसिडरेशन क्या कह रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन मतलब पास्ट में, डज मतलब प्रेजेंट में, प्रॉमिस टू डू मतलब फ्यूचर में, कोई भी एक्ट या एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब ना करने पर, ना होने पर, एक्ट मतलब करने पर कंसिडरेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका कंसिडरेशन आप दोगे, ये एक्ट है। और आप मेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं लोगे, उसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, ये एब्सटेन के लिए कंसिडरेशन है। समझ में आ गई बात। तो यहां देखो एक पूरा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से देखना। एक बंदा है गोलू नाम का, गोलू ने गोली नाम के बंदे से एक एग्रीमेंट किया, एग्री टू सेल हाउस टू गोली फॉर ₹50 लाख। ऑल वेल, घर किसका है, गोलू का। तो गोलू चाह रहा है अपने घर को बेचना। एक बात बताओ कि घर के बदले में जो 50 लाख रुपए की रकम तय की गई है, वो गोलू ने करी होगी या गोली ने? पक्का गोलू ने करी होगी। यानी कि घर के बदले कंसीडरेशन गोलू की डिजायर पे होना चाहिए, और घर की क्वालिटी 50 लाख के बदले में किसकी डिजायर पे होनी चाहिए, गोली की डिजायर पर। ऑल वेल, तो देखो यहां पर लिखा है कंसिडरेशन फॉर गोलूज प्रॉमिस, सॉरी, कंसिडरेशन फॉर गोलीज प्रॉमिस, ये बंदे का जो प्रॉमिस है उसका कंसिडरेशन गोलू का प्रॉमिस है, और गोलू का प्रॉमिस के बदले में गोली का प्रॉमिस। ऑल वेल,
तो दोनों को एक दूसरे का कंसिडरेशन मिल रहा है, एक दूसरे को कुछ दोनों पार्टियां दे रही हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन के रूल्स। देखो जी, मैंने आपको बहुत क्लियरली और स्पेसिफिक वे में इस डेफिनेशन को पढ़ाया, लेकिन मैं चाहता तो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में बता सकता था, नहीं बताया, क्योंकि रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन के 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पूरे के पूरे डेफिनेशन से उतारे गए हैं। तो मैंने सोचा वहां समय वेस्ट ना करके यहां पर आप लोगों को क्लियरली बताता हूं। रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन की डेफिनेशन की बात करता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन कहती है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन डज प्रॉमिस टू डू एनी एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ऑल वेल। तो पहली लाइन क्या है डेफिनेशन की? कंसिडरेशन की पहली लाइन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। तो रूल नंबर 1 यहीं से निकला। रूल नंबर 1 निकला, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। ऑल वेल। इसको मैं आपको एक प्रूफ करके देता हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरा बच्चे ए और बी है। ए ने बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? ठीक है, ये पहला स्टेप। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप आंसर दो। बताओ कार की कीमत कौन तय करेगा, ए या बी? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी गाड़ी है। ए ने बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 10 लाख में? ठीक है, यानी कि कंसीडरेशन किसकी डिजायर पे है? ए की डिजायर पे। बी ने बोला यस आई विल बाय, बट फॉर ₹9 लाख। बी ने बोला हाँ मैं खरीदूंगा लेकिन 9 लाख रुपए में। अब बताओ ये कंसीडरेशन किसकी डिजायर पे हो गया? ए की डिजायर पे तो कंसीडरेशन है ही नहीं, ए की डिजायर तो 10 लाख थी। कंसीडरेशन तो बी की डिजायर पे हो गया। आपको नहीं लगता, अभी पिछले चैप्टर से आए हो, पिछले यूनिट से, बी ने क्या दिया है? काउंटर ऑफर। यानी कि कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, अदरवाइज इट विल बिकम काउंटर ऑफर। समझ गए बात को? इसलिए वहां मैंने इसको क्लियर नहीं किया, मैंने कहा यहां पर करते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, मैं टीचर, आप स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट को बोला फीस 8,000 रुपए, सीए इंटर लॉ। तो सीए इंटर का मैं फाउंडेशन और सीए इंटर का लॉ पढ़ाता हूं। तो टीचर ने बोला 8,000 रुपए सीए इंटर लॉ की फीस। स्टूडेंट ने बोला ओके सर आई विल पे 7,500। तो मेरे प्यारो, पहले कंसीडरेशन किसकी डिजायर पे था? टीचर की। अब तो स्टूडेंट ने अपनी डिजायर रख दी ना? नहीं, तो जो अपनी डिजायर रखी उसको हम बोलते हैं क्या? काउंटर ऑफर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो कंसीडरेशन के हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल नंबर ए, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। ऑल वेल, must be at the desire of promiser। तो कंसीडरेशन इज डिमांडेड बाय द प्रोमीजर, यानी कि ए और बी में या टीचर और स्टूडेंट में फीस जो थी वो टीचर ने डिमांड की, एंड इट शुड नॉट बी चेंज, और वो बदल नहीं सकती, और अगर बदलती है तो इसको आप काउंटर ऑफर मानते हो। समझ में आई बात? एग्जाम्पल दिया है, एस ऑफर्ड हिज कार टू बी फॉर ₹1 लाख, हियर बी मस्ट पे ₹1 लाख। एस ने बोला ये कार 1 लाख रुपए की, तो बी 1 लाख रुपए दे देगा, बात खत्म हो गई। लेकिन मान लो सपोज ही सेज दैट ही विल पे द कार फॉर ₹98,000, देन दिस इज व्हाट? दिस इज काउंटर ऑफर। समझ में आ गई बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैं आपको कंसीडरेशन पढ़ा रहा हूं, यूनिट नंबर 2। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा इंस्टीट्यूट आपसे इस यूनिट के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
हमेशा से पूछता आया है, इस बार भी पूछेगा। तो सर इसकी डेफिनेशन से हमने शुरुआत करी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी इस बारे में कहता है कंसिडरेशन का मतलब है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू any activity or things etc is called what? Consideration. All well. हमने इसके कंसिडरेशन के रूल्स पढ़े। तो रूल में सिर्फ एक रूल मैंने अभी आपको बताया है, नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाता है। सही है सर। अब नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट और स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। तो देखो इस डेफिनेशन का दूसरा लाइन उठकर यहां पर आया या नहीं आया, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, तो सुनना ये क्या है। तो देखो डेफिनेशन का लाइन नंबर 2, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। ठीक है जी। तो ये कहता है कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय, मतलब प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन मींस थ्रू एन एजेंट, स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो सर ये केस क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो पहले ना मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप एक काम करो ये एग्जांपल समझो और फिर मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाऊंगा, चिनैया वर्सेस रमैया, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वहां भी ये वीडियो देख सकते हो और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। राम सोल्ड हिज कार टू श्याम फॉर ₹1,20,000। नाउ ईदर श्याम और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ श्याम से कमल कैन पे गिव कंसिडरेशन। मतलब राम ने श्याम को बोला, अब श्याम की जगह कोई और बंदा भी आकर कंसिडरेशन दे सकता है। क्लियर है। मतलब कंसिडरेशन कोई भी दे, आपसे मेरी बात हुई, आपके फादर आके फीस दे जाते हैं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात। एक केस आया था बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये केस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में। केस का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। केस क्या था जी, बेटे मेरे, एक औरत थी, औरत का नाम था लक्ष्मी रानी। क्या नाम था? लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। ठीक है। और लक्ष्मी रानी की एक डॉटर थी। डॉटर का नाम था मेरे प्यारो रमैया। क्या नाम था? रमैया। लक्ष्मी रानी ने डॉटर रमैया को ये बात बोली, एक एग्रीमेंट किया उसने डॉटर रमैया से, क्योंकि लक्ष्मी रानी की काफी ओल्ड एज हो गई थी। अब उनको पता था कि मैं कभी भी जा सकती हूँ, संपत्ति बहुत है, बिजनेस बहुत बड़ा है। तो लक्ष्मी रानी ने डॉटर को बोला कि सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस जो है वो आपका, सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस जो है वो आपका, टेंशन ही नहीं हुई। तो खुश हो गई बेटी, वेरी नाइस मम्मी, थैंक यू, ये वो। लेकिन लक्ष्मी रानी ने एक कंडीशन डाली कि आप एवरी मंथ, हर महीने, अपने मामा जी जिनका नाम था चिनैया, आप इनको कुछ पैसे हर महीने दोगे। इसको बेटे एन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूटी। कोई रकम अपने मामा यानी कि मेरे भाई को कुछ रकम तुम हर महीने जो है वो दोगे। अगर तुम ये वादा करते हो तो सारी संपत्ति तुम्हारी। अब कौन मना करता है जब प्रॉपर्टी आ रही होती है? तो डॉटर ने क्या किया, डॉटर ने लक्ष्मी रानी यानी अपनी माँ के साथ में बकायदा एक एग्रीमेंट किया। और जो प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर होती है ना मेरे प्यारो, वो होती है गिफ्ट डीड में। किसमें? गिफ्ट डीड। डीड मतलब पूरा एग्रीमेंट किया। और ये डॉटर ने
वादा किया कि मैं ये प्रॉपर्टी के बदले में जो आप मुझे दे रहे हो मैं अपने मामा जी को एन्यूटी दिया करूंगी। ठीक है जी, खत्म। अच्छा, ये मामा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, मामा जी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? लक्ष्मी रानी के बीच में और डॉटर के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है जी, लक्ष्मी रानी की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो वही डॉटर पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लगी। अब बाद में क्या हुआ, डॉटर ने, ये जो मामा जी हैं चेन्नैया, इनको एन्यूटी दी नहीं, देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार करा? तो डॉटर ने ये बात बोली कि कंसीडरेशन आपकी तरफ से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी क्यों दूं? चन्नैया बोला कि भाई कंसीडरेशन मेरे बिहाफ पर ध्यान से सुनना बेटे जो बोल रहा हूं, मेरे बिहाफ पर कंसीडरेशन तो मेरी सिस्टर ने तुम्हें दे दिया। मेरी सिस्टर ने तुमसे क्या बोलकर एग्रीमेंट किया कि एन्यूटी का हिस्सा तुम मुझे दोगी और बाकी की प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो डॉटर कह रही, रमैया कह रही कि आप तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थे ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आप थे ही नहीं तो आपकी तरफ से मुझे कोई कंसीडरेशन ही नहीं मिला, तो फिर मैं आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दूंगी। बात गई कोर्ट, चेन्नैया गए कोर्ट में। तो देखो केस का नाम क्या, चेन्नैया वर्सेस रमैया। तो कोर्ट के अंदर गए चेन्नैया जी, कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में जज को ये बात बताई। जज ने फिर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी का डेफिनेशन देखा और रूल देखा। रूल क्या कहता है, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी। तो यहां चेन्नैया के बिहाफ पर कंसीडरेशन किसने पे कर दिया था? लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी ने डॉटर को ये बोला था कि तुम्हें अपने मामा जी को पैसे देने एन्यूटी के, तो मामा जी के बिहाफ पे कंसीडरेशन की पेमेंट जो है वो लक्ष्मी रानी कर चुकी थी। ऑल वेल, बात कुछ समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन के अंदर चेन्नैया, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, थर्ड पार्टी था, चेन्नैया को कोर्ट ने इस फैसले में चेन्नैया के फेवर में फैसला गया और रमैया को एन्यूटी देनी पड़ी। आ गया बेटे मेरे समझ में? एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये चेन्नैया वर्सेस रमैया लिखा हुआ है, मैंने बहुत प्यार से लिखा है, तो नाम मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली ए बी करके कह रहा है। ए बाय ए गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। यहाँ ए वही है, मम्मी जी लक्ष्मी रानी, विद डायरेक्शन दैट, तो डायरेक्शन दी कि डॉटर शुड पे एन एन्यूटी टू एज ब्रदर, मतलब चेन्नैया, as had been done by A. On the same day, the daughter executed writing in favor of A's brother. डॉटर ने ए के जो अपने मामा जी है उनके फेवर में बकायदा राइटिंग में लिख के बोला कि यस मैं एन्यूटी के पैसे दूंगी उनको। Agreeing to pay annuity, afterwards she declined to fulfill her promise, saying that no consideration had moved from her uncle. कह रही अंकल से मुझे कोई कंसिडरेशन आया ही नहीं। तो हेल्ड दैट, बेटे कहीं भी हेल्ड आए तो समझ जाना कोर्ट का डिसीजन है। हेल्ड दैट वर्ड्स प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन in section number 2D clearly shows that the consideration need not necessarily move from the promisee. It may move from any other person, hence A's brother was entitled to maintain the suit. All well, समझ में आ गया? A's brother entitled to file suit and entitled to take the amount of annuity from रमैया। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो ये बहुत फेमस केस है, ऐसे ही केस स्टडी आपके एग्जाम में आएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से इन केस स्टडीज को समझना है। ठीक है जी, अब रूल नंबर 3 देखते हैं बेटे। रूल नंबर 3 कह रहा है कंसीडरेशन मे बी ऑफ 3 टाइप्स। तो देखो रूल ये वाला भी आया कहां से? कंसीडरेशन की डेफिनेशन से। एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, तो इसका रूल नंबर 1 बना कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा।
डेफिनेशन दोबारा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। तो ये रूल नंबर 2 बना, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। ठीक है, तो चेन्नैया के बिहाफ पर किसने कंसिडरेशन दे दिया था? लक्ष्मी रानी ने। तो चेन्नैया कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हर जो भी उसकी भांजी। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो तीसरा रूल निकला, कंसीडरेशन मे बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन एंड फ्यूचर कंसीडरेशन। समझ में आ गया जी? एक बार इसको अच्छे से मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो कंसीडरेशन का नंबर 1 कह रहा है प्रेजेंट कंसीडरेशन क्या होता है। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने गुड्स दिया बायर को, बायर ने पैसे दे दिए, खत्म हो गई बात। मैंने तुम्हें सामान दिया और तुमने मुझे पैसे दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसीडरेशन, मतलब इमीडिएटली हो गया। अब मैं आपको पास्ट कंसीडरेशन समझाता हूं, देखना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ए रिक्वेस्ट बी टू, ए ने बी को रिक्वेस्ट की, ए रिक्वेस्ट बी टू सर्च आउट हिज लॉस्ट काउ। ए की गाय खो गई थी, उसने बी को बोला यार भाई ढूंढ दे यार प्लीज। बी सर्च आउट, बी ने ढूंढा एंड डिलीवर्ड द काउ टू ए, और गाय ए को दे दी। देयर आफ्टर ए प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एज ए रिवॉर्ड। देखो पहले कोई इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं बना था, ए ने तो बस बी को रिक्वेस्ट की थी यार भाई मेरी गाय खो गई है प्लीज ढूंढ दे। बी ढूंढ के ले आया, और जब वो ढूंढ के लाया तो ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे ₹500 एज रिवॉर्ड दूंगा। तो यहां पर एफर्ट टू बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट ए पास्ट कंसिडरेशन, मतलब बी को ₹500 फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन बी ने जब कंसिडरेशन दिया था वो कब दिया था? वो उसने पास्ट में दिया था। फॉर द प्रॉमिस बाय ए टू पे ₹500 टू बी, यानी कि ए बी को ₹500 दे रहा है, तो बी ने ए के लिए क्या किया? तो बी ने ए के लिए पास्ट में कोई एक्टिविटीज की थी, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। समझ में आ गया? ये तो पास्ट है। अब फ्यूचर देखो, फ्यूचर कंसिडरेशन बड़ा इजी है। एक्स प्रॉमिस टू डिलीवर टू बाय सर्टेन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एज सून एज ही रिसीव फ्रॉम देम फ्रॉम होलसेलर एट बॉम्बे, एंड वाई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। ए ने बोला भाई मैं तुझे सामान जितनी जल्दी मेरे पास आ जाएगा होलसेलर से मैं तुझे डिलीवर कर दूंगा। बी ने कहा जब आप डिलीवरी करना मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कंसिडरेशन कब दे रही है? फ्यूचर कंसिडरेशन। ऑल वेल, क्लियर है जी? तो यहां पर हमने कितने रूल कवर करे? हमने करे टोटल 3 रूल कवर। पहले नोट से सारे रूल करते हैं, फिर हम जाएंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे। ठीक है, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे आप लोगों की। तो 2 क्लास का कंसिडरेशन है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंसिडरेशन फिनिश करने की। अब डी, रूल नंबर डी क्या है? उससे पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले मीनिंग, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर the promisee or any other person on behalf of promisee has done, does, promise to do any activity or thing etc is called consideration. रूल क्या है? रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। रूल नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी, और यहां पर केस स्टडी आई है चेन्नैया वर्सेस रमैया नाम से। ऑल वेल, रूल नंबर 3 कहता है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऑल वेल, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, और तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रूल नंबर 4 कहता है बेटे कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। ये क्या है सर? रूल नंबर 4। तो बेटा ये कह रहा है रूल नंबर 4, कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में, जो कि एडिकेट भी हो सकता है। मतलब जैसे मैं आपको 10,000 का फोन 10,000 में बेच रहा हूं, तो ये एडिकेट वैल्यू हो गई। या मैं 10,000 का फोन आपको ₹1 में बेच रहा हूं या ₹10 में बेच रहा हूं,
तो इसको बोलेंगे हम क्या, इनएडिकेट। इनएडिकेट को हिंदी में कहते हैं अपर्याप्त, और एडिकेट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त मतलब पूरा, पूरा कंसिडरेशन। तो पार्टी की मर्जी है वो पूरा कंसिडरेशन ले या कम कंसिडरेशन ले, लेकिन जब कम कंसिडरेशन लेंगे ना तो चेक कर लेना उसके साथ कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई, मतलब फ्री कंसेंट तो है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का 5वां पॉइंट, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, बताया था, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो देखो, कोई कार है, कार की वैल्यू है 10 लाख, ए बी को ये कार 100 रुपए में दे रहा है। तो इस समय चेक करना है कि फ्री कंसेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बी ने ए की कनपटी पर पिस्टल लगा रखी है और एक पेपर पे बोला इस पे साइन करो और साइन करके बताओ, साइन करके लिखो कि मैं अपनी मर्जी से ये कार 100 रुपए में बी को दे रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कंसिडरेशन कम रुपए का हो सकता है, कोई मना नहीं, लेकिन जब कम रुपए की कंसिडरेशन की बात आती है देन पार्टी हैव टू चेक द फ्री कंसेंट्स। ऑल वेल, ठीक है जी। तो देखते हैं, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट, बट इन द केस ऑफ इनएडिकेट कंसिडरेशन देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। समझ में आ गई जी बात। तो कंसिडरेशन के हमने कितने रूल पढ़ लिए जी, 4 रूल पढ़ लिए। डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और थिंग्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के रूल्स कहते हैं तो कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीसरा बता दिया। नंबर 2 था कंसिडरेशन में बी given by promisee or any other person on behalf of the promisee। यहाँ केस स्टडी थी चेन्नैया वर्सेस रमैया की। ऑल वेल जी। नंबर 4 है कंसिडरेशन में बी मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। अब नंबर ई कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। जो कंसिडरेशन मैं दे रहा हूं ना वो इल्यूजरी काम के लिए और इल्यूजरी कंसिडरेशन ना दो, रियल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी आदमी को मैं कह रहा हूं मैं इसको जिंदा कर दूंगा 2 लाख रुपए में, तो वही पढ़ो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में मैंने आपको 9वां पॉइंट बताया था, पॉसिबल टू परफॉर्म होना जरूरी है। तो क्या मैं किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता। तो रियल होना चाहिए, रियल। ऑल वेल। तो देखो क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल or of some value in the eyes of law. It should not be physically impossible or illegal or illusory। ना तो impossible होना चाहिए, ना illegal होना चाहिए और ना illusory। illusory मतलब होता है confusing टाइप, कुछ ऐसा जो illusion में जीते हैं कुछ लोग, आपने सुना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल टू मेक अ डेड मैन अलाइव, कर सकते हो क्या किसी को जिंदा? नहीं कर सकते। अच्छा, एक लास्ट रूल है, ये भी देख लेते हैं, फिर हम नोट्स पे जाएंगे, सॉरी इंस्टीट्यूट की बुक पे जाएंगे। तो कहता है कंसिडरेशन कैन नॉट बी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। बेटे एक बात बताओ, मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, तो आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन हो गई मुझे 20,000 रिटर्न करने की। तो जब ड्यू डेट आई मैं आपके पास गया, मैंने कहा लाओ जी मेरे पैसे दो। आपने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, 15 दिन बाद पैसे दूंगा, लेकिन दूंगा 15,000। मतलब आपने मुझसे एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे भी एक कंसिडरेशन मांग लिया। क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने फीस दी है, आप पढ़ रहे हो हमारे पास। अब किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको मैसेज करता हूं कि आज आप लोग मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगे या आप आज मेरे लिए बर्गर लेकर आओगे। मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है आपको पढ़ाने की, तो मैं उसके एवज में अलग से कोई और कंसीडरेशन कैसे मांग सकता हूं? समझ में आ गई बात?
तो ये कह रहा है कंसिडरेशन कैन नॉट बी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, simply no consideration or reward or return can be demanded for such performance for which the person is already liable। जब कोई पर्सन ऑलरेडी किसी काम को करने के लिए लाइबल है तो आप दोबारा से कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। इसका एक उल्टा बताता हूं टीचर स्टूडेंट में। मान लो स्टूडेंट ने फीस दी, टीचर ने पूरे सेशन अच्छे से पढ़ा दिया, स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव आया, फेल हो गया। अगला बैच अब कुछ बच्चे पास भी हुए तो टीचर पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट जो है उस नए वाले बैच में भी आकर जबरदस्ती बैठा है कि नहीं जी मेरे को पढ़ना है। अरे कैसे आपको पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल है, ए डेटर डिमांड्स डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर सेइंग दैट ही विल पे द इंस्टॉलमेंट पंक्चुअली। डेटर क्रेडिटर को ये कह रहा है कि कृपया आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पंक्चुअली दूंगा। अरे भाई ये तो गलत बात है, तुमने उधार लेते वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं करी थी, अब आप मुझे सही समय पर पैसा देने के लिए मुझसे और डिस्काउंट मांग रहे हो, ये तो ब्लैकमेल हो गया। तो द कोर्ट हैड डिसाइड दैट द डेटर इज ऑलरेडी बाउंड टू पे द इंस्टॉलमेंट फॉर विच ही कैन नॉट आस्क फॉर एडिशनल न्यू कंसीडरेशन। ऑल वेल। तो एक बार रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम इंस्टीट्यूट की बुक पे जाएंगे। मैंने बस 2 टॉपिक बताए, 4 ही टॉपिक है इसके अंदर, 2 आज पढ़ेंगे, 2 अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने बताया कंसीडरेशन की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के रूल्स क्या होते हैं? रूल नंबर 1, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। रूल नंबर 2, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया का। नंबर 3, अच्छा ये केस आप वीडियो में भी देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। नंबर 3 है कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नंबर 4, कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू व्हिच में बी एडिकेट और इनएडिकेट। इनएडिकेट के केस में फ्री कंसेंट आपको चेक कर लेनी है। नंबर नेक्स्ट कह रहा है एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे कंसीडरेशन नहीं मिलेगा, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। और लास्ट था आपको एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, अच्छा ये हो गया रियल, हाँ ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। ऑल वेल। तो चलते हैं आगे। अब जरा बुक की तरफ रुख कर लेते हैं मेरे बच्चे। मैंने क्या बताया, हमें यहाँ पर मात्र 4 बातें पढ़नी है, एक मीनिंग और एक लीगल रूल। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए। कुछ छोटी मोटी बातें और एक्स्ट्रा बची हैं जो कि हम इस बुक, तभी तो बुक मैंने खुलवाई है। और ये दोनों टॉपिक है, अच्छा ये 3, 1 2 3, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो चलो जी लेट्स स्टार्ट। तो यहां कह रहा है कि व्हाट इज कंसीडरेशन। अब ना आप जब इसको पढ़ रहे होगे, अब आपको ये सब बच्चा 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 लगेगा कि सर बहुत, अब तो पक गए हम इसको पढ़ के, क्योंकि इतना अच्छा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, बिल्कुल अपने रक्त में, अपने ब्लड के अंदर लॉ को घुसेड़ लेना है आपको। कह रहा कंसीडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। The word consideration was described in a very popular English case of Misa versus Curie as a valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefit accruing to one party, or forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other party। तो देखो हमेशा होता है ऐसा, जब भी एक एग्रीमेंट बनता है तो एक पार्टी को प्रॉफिट होता है और एक पार्टी को थोड़ा सफर करना पड़ जाता है। होता नहीं होता? जैसे कि आपने एक ऑटो रिक्शा लिया, आपको जाना था कहीं पर, आपने ऑटो लिया, 300 रुपये ऑटो वाले ने आपसे लिए, आपने उसको 300 रुपीज दिए, तो ऑटो वाले को 300 रुपये मिले, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। 50 रुपए की सीएनजी लगी होगी, 30-40 रुपए की, इससे ज्यादा नहीं। आपकी जेब से 300 रुपये गए तो आपके दिमाग में 2-4-5 बातें चल रही होगी, अरे यार मेट्रो से आया था 60 रुपए में, बस से आया था 15 रुपए में। समझ रहे हो बात को? या कभी कभी बस में टिकट भी नहीं लेते, या ट्रेन भी चलती है इंडियन रेलवे की, 5 रुपए की टिकट है, उससे आया था। तो एक दिमाग में रहता है, खासकर स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं, वो 300 रुपये क्यों दे किसी को, बट देने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो क्या है, ये केस ये बता रहा है कि कंसिडरेशन एक पार्टी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, दूसरी पार्टी के लिए डेट्रीमेंटल, मतलब नेगेटिव होता है।
क्लियर है, लॉस होता है उसका। तो सेक्शन नंबर 2D देखो पूरा डिफाइन करेगा इस पूरे के पूरे कंसिडरेशन की डेफिनेशन को। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 भी है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, और एनी अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी, वो चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस याद करो, चेन्नैया थर्ड पार्टी था, कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ था, लक्ष्मी रानी और रमैया के बीच में, लेकिन केस फाइल किसने कर दिया, चेन्नैया ने। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू, तो तीन बातें आ गई। कौन कौन सी तीन बातें, तो कंसिडरेशन पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है, कंसिडरेशन। तो मेरे प्यारों देखो यहां पर डूइंग और एब्सटेन दोनों के लिए एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखना। सबसे पहला कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, तो डूइंग का कंसिडरेशन, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here, selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise. क्या लिखा हुआ है बेटे, अजय ने गारंटी दी भुवन को कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा अगर तू विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य, तू चैतन्य को क्रेडिट दे मतलब उधार दे, पैसे मैं दूंगा। तो देखना है क्या हुआ, ए बी सी, ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई एक काम कर, तू गुड्स सी को दे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, तू गुड्स सी को दे 1 महीने के क्रेडिट पे, 1 महीने के बाद पैसे आके मुझसे ले लियो। आया समझ में? देखो यहाँ ना पूरा का पूरा डेफिनेशन बहुत मजेदार है। एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ, अच्छा इनके बीच में भी हुआ, बी ने सी को गुड्स दिया लेकिन बी को कंसीडरेशन सी से मिलना चाहिए, सी कंसीडरेशन नहीं दे रहा, सी के बदले में कंसीडरेशन कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी, तो सी के बिहाफ पर ए पैसे दे रहा है। आ गया समझ में? एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एक कॉलेज प्रॉमिस स्टूडेंट who will score above 95% for the job in MNC, consideration need not to be monetary. Here the promise for recruitment of candidate will be consider for the act of student scoring above 95,000। तो देखो जरूरी नहीं है कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म में ही हो, ऐसा भी हो सकता है। एक कॉलेज ने प्रॉमिस किया अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप 95% मार्क्स लेकर आ गए तो आपको एमएनसी के अंदर जॉब जो है वो मैं दूंगा, हमारी एमएनसी से टाई अप है, जॉब आपकी पक्की। तो हमने आपको ये ऑफर दिया, आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपके एग्जाम में 95% एंड अबव आए, आपको हमारी तरफ से जॉब मिलेगी। अब मान लो मैं जॉब देने से इनकार कर रहा हूं, आपके 95% आ गए, आप मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? अब देखो, अब यहां पर कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने पर। अभिषेक प्रॉमिस भारती नॉट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम इफ शी यानी कि भारती वुड पे हिम अभिषेक ₹1,00,000। अभिषेक ने भारती को बोला मैं तेरे खिलाफ केस नहीं करूंगा अगर तू मुझे ₹1,00,000 दे दे तो। हियर एब्सटिनेंस मतलब कुछ ना करना ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक would constitute consideration against Bharti's payment of ₹1,00,000 in favor of अभिषेक। कुछ हुआ होगा कांड अभिषेक और भारती के बीच में, अब मेल और फीमेल है तो एक ही चीज मत अड़ाया करो दिमाग में, कुछ और भी हो सकता है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। अब मान लो कि भारती ने अभिषेक का नुकसान कर दिया, कुछ हो गया, अभिषेक ने कहा कि मैं तेरे खिलाफ अब केस करने जा रहा हूँ, भारती ने कहा नहीं नहीं ये मत करो ना, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये वो, मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। अभिषेक कहता है नहीं करूंगा केस, अगर इसके बदले में तुम मुझे ₹1,00,000 दे रही हो। तो नहीं करना मीन्स
एब्सटिनेंस। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते चलो। ABC हैज अ शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम, XYZ विशेस टू ओपन अनदर इलेक्ट्रिक शॉप नेक्स्ट टू हिज शॉप। कोई XYZ है, वो ABC के बगल में दुकान खोलना चाहता है। ABC ने उसको बोला भाई ये पकड़ 2 लाख रुपए, कहीं और जा, किसी और मार्केट में खोल दुकान, यहाँ मत खोल। XYZ को ऑफर अच्छा लगा, उसने कहा ला भाई, ला दे। तो ये देखो यहां पर कंसिडरेशन कुछ ना करने पर दिया गया, एब्सटिनेंस। अब मान लो ABC ने XYZ से एग्रीमेंट किया कि यहां दुकान मत खोल, 1 लाख रुपए तेरे, और बाद में ABC पलट गया, तो XYZ ABC पर लीगल एक्शन ले सकता है इस एग्रीमेंट के बस पे कि ABC ने मुझे दुकान ना खोलने के, एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग करने के 1 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे, दे नहीं रहा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों को समझा दिया है मैंने। ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात करेंगे लीगल रूल्स की। उससे पहले देखो यहाँ पर दस फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो कंक्लूजन क्या है, कंसिडरेशन इज इक्वल टू प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विद ईच अदर। तो ए और बी ने, ए ने गुड्स दिया, बी ने पैसे दिए, दोनों को कंसिडरेशन मिल गया। क्लियर है जी, बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो जब अच्छी लगती है वीडियोस, मैं बोलना भूल जाता हूं मेरे प्यारो, आप कृपया करके इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, अपना कमेंट दें अच्छा सा। इतना एफर्ट आपको दिया जा रहा है तो प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जितना अच्छा आप वीडियो को रिस्पॉन्स दोगे, मैं उतनी ही ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और वो भी लगातार कंसिस्टेंटली। मैं वादा करता हूँ सीए फाउंडेशन का लॉ आपका इतना जबरदस्त इस बार जाएगा कि आपके मार्क्स इस बार बताएंगे। ठीक है जी। तो बदले में कुछ नहीं मांग रहा, फ्री इंटरनेट है आपका, आप लाइक का बटन दबाए, कमेंट जरूर करें। ठीक है जी। तो कहता है लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर पे होना चाहिए, वरना वो क्या बन जाता है मेरे प्यारो, वो बन जाता है काउंटर ऑफर। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूं, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है उससे भी मूव कर सकता है। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन इन 2D मेक्स दैट proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि रूल नंबर 2 निकलता है डेफिनेशन से। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ है, एन ओल्ड लेडी। तो याद रखना, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी देर के लिए आप होल्ड पे रखो, आगे आएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कह रहा है, एन ओल्ड लेडी, देखो ओल्ड लेडी थी लक्ष्मी रानी, मेड ए गिफ्ट टू हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, अपनी बेटी रमैया को, विद ए डायरेक्शन टू पे a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, daughter executed a writing in favor of brother, agreeing to pay annuity. The daughter did not, however, pay the annuity, and the uncle sued to recover. Uncle ने केस किया annuity लेने के लिए. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter, क्योंकि uncle के behalf पर consideration की payment किसने कर दी है, उस daughter ने, सॉरी लक्ष्मी रानी, उसकी मदर ने। समझ गए बात को। तो अगला है, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, याद करो यूनिट नंबर 1, एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी, यानी कि ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करी है, पार्टी परफॉर्मेंस फ्यूचर में करेगी। ऑल वेल।
और एग्जीक्यूटरी के दो हिस्से थे, एक यूनिलैटरल जिसमें एक पार्टी परफॉर्म करती है और एक बाइलैटरल जिसमें दोनों परफॉर्म अभी नहीं करती है। तो यूनिलैटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने परफॉर्म कर दिया, आप बाद में करोगे, तो मेरे लिए फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, और जब आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे होगे तब आपके लिए पास्ट हो जाएगा क्योंकि मैं परफॉर्म कर चुका हूं। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको। कह रहा एक कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट कंसिस्ट इन ए प्रॉमिस इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी। देखो, कोई एक्ट अगर कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया, परफॉर्मेंस दे दी एग्जीक्यूटरी, परफॉर्मेंस नहीं दी अभी सिर्फ प्रॉमिस किया है तो एग्जीक्यूट, परफॉर्मेंस दे दी तो एग्जीक्यूटेड, और परफॉर्मेंस नहीं दी प्रॉमिस किया है तो एग्जीक्यूटरी। The promise by one party may be the consideration for any act by some other party and vice versa. Example है, A pays 5,000 to B and B promised to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. A ने B को पैसे दे दिए, B एक महीने बाद गेहूं देगा, तो इस केस में A ने अमाउंट पे कर दिया जबकि B ने प्रॉमिस किया है, A की तरफ से और B की तरफ से, तो देयरफॉर द कंसीडरेशन पेड बाय A इज एग्जीक्यूटेड, A ने एग्जीक्यूट कर दिया, और कंसीडरेशन प्रॉमिस बाय B इज एग्जीक्यूटरी। आया समझ में? एक बार रिपीट करता हूं। मैंने आपसे बोला मुझे 100 किलो चावल चाहिए नेक्स्ट मंथ, आपने कहा ठीक है, मैंने आपको 100 किलो चावल के 10,000 रुपए दे दिए, क्या आपने मुझे अभी चावल दिए? नहीं ना। तो जब इस टाइम पे, आज की डेट में मैंने आपको 10,000 दिए, मतलब एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन मेरी तरफ से हो गया, लेकिन आपने अभी मुझे चावल नहीं दिए तो एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन आपकी तरफ से। ऑल वेल, तो ये हो गया। अगला है कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इसको हम पढ़ेंगे। कोई जरूरी नहीं हो पूरा हो, कम भी हो सकता है। तो कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू, और एक बात और है, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू ना हो चलेगा, लेकिन कानून उसकी कुछ वैल्यू निकाल सके, ये कंसिडरेशन आपको बनाना है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन, कोई जरूरत नहीं है कि जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना ही आप मुझे दोगे। अभी बताया था ना मैंने, एक का प्रॉफिट होता है तो एक का लॉस होता है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है जितना मैंने दिया उतना आप दो, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों एक दूसरे को देंगे। इट कैन बी कंसिडर ए बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, कभी कभी किसी पार्टी को बैड बार्गेन भी हो जाता है। अब जैसे मार्केट में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, तो वो प्राइस ज्यादा मांगते हैं हमसे, हमें मजबूरी में खरीदना पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बैड बार्गेन हो गया। It may be noted in this context that explanation 2 to section 25 states that an agreement to with which the consent of promisor is freely given, मैंने बताया था ना, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। इवन 1 रुपए में आप किसी को सामान दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। इज नॉट वॉइड बेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, but as an exception if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free, तो inadequate consideration वाला हमें वैलिड नहीं मानना। मतलब कि अगर किसी सिचुएशन में कंसिडरेशन इनएडिकेट हुई है और उसने प्रूफ कर दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती इसने सस्ते में माल ले लिया, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइडेबल माना जाएगा। क्लियर है जी? तो ये मैंने आपको साफ साफ बताया कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में कंसेंट फ्री होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल है, एक्स प्रॉमिस टू सेल ए हाउस वर्थ ₹60 लाख फॉर ₹10 लाख, 60 लाख का घर है, वो 10 लाख में बेच रहा है, उसकी मर्जी। द एडिकेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजेक्शन वॉइड, क्योंकि प्राइस कम है इसका मतलब ये नहीं है वॉइड है, अनलेस the party pleads that transaction take place under coercion, undue influence or fraud। किसी जो पार्टी 60 लाख का अगर 10 लाख में बेच रही है, उसके साथ कोई कोर्जन ना हो रहा हो, कोर्जन मतलब धमकी वमकी, लड़ाई झगड़ा करके प्रॉपर्टी लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो मतलब मोरल प्रेशर, और किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, ठीक है जी।
नेक्स्ट कहता है परफॉर्मेंस फॉर व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो ये कह रहा है कि एक वो बंदा जो लीगली बाउंड टू परफॉर्म हो उसी के लिए कंसिडरेशन जो है वो उसके लिए वैलिड होता है, जो लीगल है। मतलब हेंस ए प्रॉमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वॉइड, क्योंकि ये लीगल नहीं है। मतलब कंसिडरेशन आप किसी लीगल परफॉर्मेंस के लिए देना, इलीगल परफॉर्मेंस के लिए कंसिडरेशन अगर आप दे रहे हो तो फिर वो वैलिड नहीं है। जैसे मैंने एक विटनेस को एक्स्ट्रा पैसे दिए, मैं कहा तुम झूठी गवाही दे देना कोर्ट में, मान लो कोर्ट में आके सच्ची गवाही देकर चला गया, तो विटनेस को मेरे पैसे जा चुके थे, अब मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने विटनेस पे ही केस कर दिया जज के सामने। ये मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने झूठी गवाही देने के लिए बोला था, 1000 रुपए 2000 रुपए 20,000 एक्स्ट्रा दिए, इसने झूठी गवाही नहीं दी, तो जज पहले मुझे कटघरे में खड़ा करेगा। तो क्या कह रहा है, हेंस ए प्रॉमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वॉइड। ऑल वेल। और कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। और ये देखो, ए मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन। ये मैंने एग्जांपल अपने नोट्स में भी दिया। एंड कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यूनिट नंबर 3 में एक टॉपिक है जहां मैं आपको 11 पॉइंट बताऊंगा, 11 टॉपिक्स जो पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। जैसे कि मैं किसी पब्लिक ऑफिस को बेच रहा हूँ, बेचने का एग्रीमेंट, बेचना इन द सेंस मतलब मैं किसी नौकरी को बेच रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा 20 लाख रुपए में, तो ये जो 20 लाख रुपए में मांग रहा हूँ ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये अनलॉफुल है, ऐसे कंसिडरेशन वैलिड नहीं होते। क्लियर है जी? ऑल वेल। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे मेरे, हमने कंसिडरेशन की मीनिंग पढ़ी और कंसिडरेशन के रूल्स पढ़े, नोट्स में पढ़े, नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाए हुए हैं और उसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर है। ठीक है जी। अगली क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे, सूट बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक लास्ट टॉपिक बचेगा। तो क्लास हमारी कंसिडरेशन की अगले लेक्चर में खत्म होती है। ऑल वेल बच्चे, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।